हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब परिवार जीएस विद श्याम में। तो जैसा कि आपने देखा कि हम एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स की यूनिट 2 है उसको जारी किए हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है वो हमारा विषय है नागवंश। क्या है आज का जो हमारा विषय है वो है नागवंश। तो आइए देखते हैं कि नागवंश के बारे में किस किस प्रकार से हमें चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसको बारे में पढ़ने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए कुषाण काल तक की बातें कल की क्लास में हो गई थी। अब कुषाणों के पतन के पश्चात, है ना, यानी किसका पतन हुआ, यानी आगे चलकर जब आपके कुषाणों का पतन हो गया तो कुषाणों के पतन के पश्चात लगभग दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण, आप कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वृषनाग, जो इस वंश का संस्थापक होता है। तो वृषनाग के द्वारा ही इस नागवंश की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है और विदिशा में की जाती है। और विष्णु पुराण के अनुसार ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि इनकी 3 शाखाएं थी, यानी नागवंश के शासकों की 3 शाखाएं थीं। जैसे है आपका एक पद्मावती, ठीक है, कुंतावर और आपका मथुरा, यानी क्रांतिपुरी। कुंतावर को ही क्रांतिपुरी कहा जाता है। तो इनकी 3 शाखाएं थी और ऐसी जानकारी आपको विष्णु पुराण में मिलती है कि आपके एक शाखा हो गई पद्मावती, कांतिपुरी तथा मथुरा, जहाँ से हमें नाग शासकों के सिक्के भी हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं कि जो नाग शासकों में इम्पॉर्टेंट हैं। तो नाग शासक भीमनाग होते हैं और ये अपनी राजधानी जो है विदिशा से कहाँ ले जाते हैं, विदिशा से पद्मावती, है ना, विदिशा से पद्मावती ये स्थापित करते हैं, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा क्षेत्र के आसपास माना जाता है। यानी ऐसा बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भीमनाग के बारे में याद करना है कि वृषनाग तो इस वंश का संस्थापक है, लेकिन भीमनाग क्या करता है, राजधानी को परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं कि नागवंश की राजकुमारी थी कुबेरनागा ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड से क्या किया, विवाह किया। मध्य प्रदेश के कुतवार यानी मुरैना नामक स्थान से नाग शासकों के सिक्कों का ढेर मिला है। तो कुतवार का जो किला है वो कहाँ है, कुतवार किला है आसन नदी के तट पर। आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि कुतवार का किला कहाँ है, किस नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे कि यह आसन नदी के तट पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि महात्मा गांधी के अस्थियों को जबलपुर के तिलवारा घाट में विसर्जित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि जो महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी की अस्थियों को जबलपुर के तिलवारा घाट में क्या किया गया था, विसर्जित किया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नागवंश एक छोटा सा वंश था जिसकी जानकारी हमें मिल गई, विष्णु पुराण के माध्यम से जानकारी मिल गई, ठीक है। पद्मावती और पवाया से प्राप्त होने वाले नाग शासकों के सिक्कों से हमें जानकारी प्राप्त हो गई, है ना। और समुद्रगुप्त के एक जो इलाहाबाद स्तंभ है उससे पता चलता है कि इस वंश का जो अंतिम शासक रहा होगा उसका नाम था गणपति नाग। क्या था, नागवंश का अंतिम राजा था गणपति नाग। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए इसके बात करते हैं। एक वंश है बोधि वंश। कौन सा वंश है, बोधि वंश, और इसमें 4 राजा हो रहे हैं। तो बोधि वंश का जो संस्थापक है वो है कौन है, श्री बोधि, है ना। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये त्रिपुरी का क्षेत्र था, यानी जबलपुर। तो श्री बोधि इस वंश का संस्थापक होता है और इस वंश में श्री बोधि और आपके वसुबोधि, आपके चंद्रबोधि और आपके शिवबोधि नामक ये 4 ही राजा होते हैं। कुषाणों के समांतर संभवतः बोधि वंश मध्य प्रदेश के त्रिपुरी जबलपुर वाले क्षेत्र में था। इनके सिक्के जबलपुर से मिले हैं। महेश चंद्र चौबे के यहाँ से इनके सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे बताया गया है बोधि वंश के बारे में, आपको जानकारी रख लेनी है, ठीक है। छोटा सा वंश है। अब जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, बघेलखंड, है ना। थोड़ी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। यानी जो बघेलखंड का मगध वंश था, है ना, तो शासन है बघेलखंड के राजाओं का। संस्थापक है यहाँ बघेलखंड में भीमसेन। यानी जो मगध वंश है, मगध वंश का संबंध हमारे बघेलखंड क्षेत्र से है। बघेलखंड क्षेत्र में मगध वंश की स्थापना होती है। तो यहाँ संस्थापक है भीमसेन। भद्रमघ व शिवमघ और अन्य शासक हुए हैं। यहाँ कुषाणों के संपूर्ण भारत एवं बोधिवंश जबलपुर के शासन के समय ही बघेलखंड वाले क्षेत्र में शासन किए। इनके सिक्के रीवा के भथा नामक जगह से प्राप्त होते हैं। बांधवगढ़ एवं कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों से भी मिले हैं। तो चलिए ये हो गया। अब आगे बात करते हैं गुप्त वंश के संदर्भ में।
तो गुप्त वंश के संदर्भ में बात करते हैं कि गुप्त वंश में मध्य प्रदेश किस प्रकार रहा होगा। तो कुषाणों के सामंत थे, जो गुप्त थे कुषाणों के सामंत थे, जिनकी जानकारी वायु पुराण से मिलती है। और इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, श्रीगुप्त। और इसके बाद घटोत्कच आता है और चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक रहता है, जो महाराजाधिराज की उपाधि से भी जाना जाता है। 319 AD का समय है जिसमें एक गुप्त संवत भी चलाता है। आइए आगे बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनकी पत्नी का नाम है कुमार देवी। क्या नाम है, कुमार देवी। इनके पुत्र हैं समुद्रगुप्त। जानकारी कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसका लेखक है हरिसेन और ये इलाहाबाद में है। तो इसमें यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त क्या थे, दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है कि उत्तर भारत के लगभग 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के लगभग 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति से मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्र आपको दमोह, विदिशा और डाहल, डाहल यानी त्रिपुरी जबलपुर, विदिशा सनकानिक और दमोह से दमोह खारपरिक को पराजित किए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं कि यह विदिशा में सनकानिक को और दमोह में खरपारी जैसे राजाओं को भी समुद्रगुप्त ने क्या किया, पराजित किया। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, एरण जो सागर में है इसको समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर भी कहा जाता है, यानी जीवन का अंतिम समय एरण में बिताया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एरण याद कर लेना है। एरण एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इस प्रकार से आपको एरण जरूर याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं कि एरण से कुल 4 राजाओं के अभिलेख मिले हैं, 3 गुप्त राजा के और 1 हूण शासक। तो जो हूण शासक है वो तो है तोरमाड़, और जो गुप्त शासक है वो है समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त का अभिलेख। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से हो गए और एक आपका हूण वंश का शासक हो गया। फिर आगे बात करते हैं कांच। कांच नामक शासक के सिक्के विदिशा से मिले हैं। कुछ विद्वान इसे समुद्रगुप्त भाई तो कुछ उसे समुद्रगुप्त ही कहते हैं। समुद्रगुप्त जो पुत्र हुआ वह है रामगुप्त, विदिशा में शासन करता है। इसके सिक्के विदिशा से मिले हैं। विदिशा के दुर्जरपुर से अभियान में प्रमुख ये भूमिका निभाता है। और इसका जो भाई है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर देता है और सकारी और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण करता है। ये बहुत यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार से इसके शासन के बारे में निम्न अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। जैसे सांची का अभिलेख रायसेन में है, इसे चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति अम्रका दर्वे ने लिखा, जो कि बौद्ध अनुयायी था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सांची का अभिलेख है रायसेन में, तो इसे चंद्रगुप्त सेकंड का सेनापति अम्रका दर्वे ने लिखा है, जो बौद्ध का ही क्या था, अनुयायी था। इस अभियान में चंद्रगुप्त सेकंड को सैकड़ों युद्धों का विजेता भी बताया गया है। फिर है अगला उदयगिरी गुहालेख, ये विदिशा में है और यहाँ से भी हमें इनके अभियान के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, है ना, कि चंद्रगुप्त के 2 अभियान और कुमारगुप्त के हमें 1 अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए बात करते हैं जो प्रथम अभिलेख है। चंद्रगुप्त सेकंड के युद्ध मंत्री व सचिव वीरसेन की चर्चा है, जो बताया गया है कि शैव धर्म का अनुयायी था। द्वितीय अभिलेख में वह यह शक संवत सनकानिक का है और जो इस बात का साक्ष्य है कि चंद्रगुप्त सेकंड व समुद्रगुप्त ने यहाँ पर क्या किया, शासन किया। तो इस प्रकार से इन अभिलेखों के माध्यम से भी आपको जानकारियाँ मिल रही है ना। तो बढ़िया से आप इन चीज़ों को सुनते जाइए तो चीज़ें भी आपसे याद होती जाएंगी, है ना। जो खरपारिक है ये दमोह संबंधित है, आप ये भी ध्यान रखते जाइएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्योंकि एमपी हिस्ट्री है तो एमपी हिस्ट्री इसी प्रकार से आपको पढ़ाई जाएगी, है ना। तो एमपी हिस्ट्री के संदर्भ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको बताई जाएंगी। आप चीज़ों को बढ़िया सुनते रहिए। फिर एक बार मैं क्विक रिवाइज करा दूंगा, अलग अलग शासकों से संबंधित मैं जानकारी फिर आपको बताता हूँ। तो आइए, चंद्रगुप्त सेकंड की जो पत्नी थी ध्रुव देवी और उसका पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम के बारे में है कि यह चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का क्या था, पुत्र था, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था, जो गद्दी पर बैठता है और अपने पिता के विशाल साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। इसके बारे में जानकारी हमें निम्न अभिलेखों से मिलती है और इसका उपनाम क्या है, महेंद्रादित्य, यानी कुमारगुप्त को ही महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जानकारी है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर अभिलेख या इसे दसपुर अभिलेख जाना जाता है। और मंदसौर अभिलेख का जो रचनाकार है वह है वत्स भट्टी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख का जो रचनाकार है वो वत्स भट्टी है। इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर का उल्लेख के बारे में आपको जानकारी मिलती है। फिर है उदयगिरी अभिलेख, यह उदयगिरी का 3rd अभिलेख है। तो जो जैन अभिलेख, इसका उपनाम है, इसमें शंकर नाम का व्यक्ति के द्वारा
पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना का भी उल्लेख है, जिसे जैन अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा अभिलेख है तुमैन अभिलेख, यह कुमारगुप्त का ही है, अशोकनगर से प्राप्त होता है और इसी तुमैन में गुप्त राजाओं को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। नोट करके लिख लीजिएगा कि मयूर शैली यानी मोर के चित्र वाला जो सिक्के हैं सर्वाधिक कुमारगुप्त ने ही चलाए हैं। यानी कुमारगुप्त किस प्रकार के सिक्के चलाए हैं, तो कुमारगुप्त मयूर शैली के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाए हैं। ये कुमारगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनके बाद जो अगला राजा है वो है स्कंदगुप्त, यानी गुप्त वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक था वह था स्कंदगुप्त। यह कुमारगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त को माना जाता है। इसने हूणों को बुरी तरह पराजित किया, उन्हें एवं उनके साम्राज्य को नष्ट कर दिया। बिल्कुल, तो स्कंदगुप्त के बारे में बताया जाता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को क्या कर दिया था, पराजित किया था। ठीक है। इनमें दो मुख्य अभिलेख हैं, एक सुपिया अभिलेख रीवा का और एक इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है। नोट, हूणों ने अपने अभियान के दौरान राजधानी साकल या सियालकोट बनाई, जो कहाँ थी, पाकिस्तान में। तो सुपिया अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं, जो रीवा जिले में है। रीवा का सुपिया अभिलेख यह स्कंदगुप्त का प्रमुख अभिलेख है। इसमें गुप्त वंश का आदिराज घटोत्कच को कहा गया है। यानी सुपिया अभिलेख को में गुप्त वंश का जो आदिराज है वो किसे बताया गया, घटोत्कच को बताया गया है। जबकि प्रभावती प्रशस्ति के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। यह सुपिया अभिलेख रीवा के सुपिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख के बारे में बात करते हैं। यह भी स्कंदगुप्त का अभिलेख है। हूणों को स्कंदगुप्त ने ही पराजित किया था। इसको भी आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। इस युद्ध में जो हूणों का नेतृत्व है वो किसने किया, तोरमाड़ ने किया। इन्हीं के समय में हूणों का लगातार हमला हुआ। भानुगुप्त इस समय पाटलिपुत्र का शासक था। तब हूणों से लड़ने हेतु भानुगुप्त ने अपनी एक सेना अपने मित्र सामंत गोपराज के नेतृत्व में भेजा। युद्ध में गोपराज मारा जाता है और गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। 510 AD की बात है कि जब गोपराज की पत्नी क्या हो गई, सती हो गई। ठीक है। तो भानुगुप्त द्वारा 510 AD में एरण अभिलेख लिखवाया गया। तो एरण अभिलेख से आपको सती प्रथा के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त के बारे में बात यहाँ से करते हैं कि इसके बाद जो अगला शासक आए वो पुरगुप्त थे। फिर पुरगुप्त के बाद बुद्धगुप्त आए। बुद्धगुप्त के बारे में जान लेते हैं कि एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश में इसके शासन के साक्ष्य भी मिले। इनके अधीन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के परिव्राजक, रीवा के लक्ष्मण एवं महिष्मती के सुबंधु उनके सामंत थे, अर्थात महिष्मती के राजा बुद्धगुप्त के अधीन थे। फिर बुद्धगुप्त के बाद भानुगुप्त राजा होते हैं। तो भानुगुप्त के बताया कि भानुगुप्त जो मित्र था गोपराज, वह हूणों से लड़ते हुए क्या हो जाता है, उसकी जो पत्नी होती है जब वो मारा जाता है तो उसकी पत्नी सती हो जाती है। नरसिंहगुप्त, जिसे नरसिंहगुप्त बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो गोपराज से विजय के पश्चात जीते गए क्षेत्रों पर हूण शासक तोड़माड़ ने अपने पुत्र मिहिरकुल को बैठाया। मिहिरकुल को नरसिंहगुप्त ने पराजित कर बालादित्य की उपाधि प्राप्त की। आपसे पूछा जा सकता है कि किसको पराजित करने के बाद नरसिंहगुप्त ने बालादित्य की उपाधि प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा कि मिहिरकुल को पराजित करने के पश्चात। विष्णुगुप्त, यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार से गुप्त वंश के बारे में चीज़ें थीं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर अगले से यहाँ कहानी आ जाएगी हूण शासक की। तो चलिए हूण शासक भी आज की क्लास में ही कर लेते हैं। हालांकि आज थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, फिर भी मैं इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी दिन मिस हो, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे क्लास को सुन रहे हैं तो बहुत सारी उम्मीदें फिर उनकी हो जाती हैं अपने एजुकेटर से। इसलिए मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं कि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न ना हो। तो चलिए हूण शासकों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो हूण शासक हैं उनके बारे में बात करते हैं कि चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाले यायावर जाति, जिसका अर्थ होता है जगह जगह पर विचरण करने वाली जाति। यायावर का मतलब होता है जो जाति जगह जगह पर क्या करे, विचरण करे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो हूण शासक था उसका नाम है खुशनवाज। कौन था, खुशनवाज। तो जो खुशनवाज है शायद स्कंदगुप्त के समय इसने आक्रमण किया है। ठीक है, आइए खुशनवाज के बारे में बात करते हैं। तो जो खुशनवाज हैं तो इनके पुत्र हो गए तोरमाड़। एरण सागर के अभिलेख से प्राप्त अभिलेख में इसे महाराजा धीराज भी कहा गया है। एरण से तांबे के सिक्के मिले हैं और ये आक्रमण के बाद पंजाब से मालवा तक कब्जे के बारे में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है।
आक्रमण में गोपराज को पराजित करता है। गोपराज भानुमित्र का जो गोपराज है वो भानुगुप्त का क्या होता है, मित्र होता है। फिर तोरमाड़ का पुत्र आता है मिहिरकुल, तो हूणों का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है। कश्मीर से मालवा तक लगभग यह शासन करता है। राजधानी साकल या सियालकोट रहती है और यह 2 राजाओं को क्या करता है, पराजित करता है। नंबर 1, मालवा के शासन 2 राजाओं से मिहिरकुल पराजित होता है, पराजित नहीं करता है, 2 राजाओं से मिहिरकुल पराजित होता है। एक मालवा के शासक महान है यशोधर्मन और गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य से। तो नरसिंह गुप्त बालादित्य मिहिरकुल को पराजित करने के बाद ही बालादित्य की क्या धारण कर लेते हैं, उपाधि धारण कर लेते हैं। और यशोधर्मन के मालवा अभिलेख से इसके पराजय एवं यशोधर्मन को दी गई भेद के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके ग्वालियर अभिलेख से गोपाल पर्वत पर निर्मित सूर्य मंदिर के साक्ष्य भी मिलता है, जिसका निर्माण मिहिरकुल ने ही करवाया था। तो ग्वालियर स्थित सूर्य मंदिर जो है उसका भी निर्माण पता चल रहा है कि हूणमाड़ ही करवाता है। और अंततः कश्मीर में मृत्यु हो जाने के कारण हूणों का साम्राज्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हूण शासकों के बारे में जानकारी थी। तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज में हूण के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि हूण यायावर यानी जंगलियों का एक गिरोह था जो चीन के आसपास क्षेत्र में निवास करता था। मूलतः इनकी 2 शाखाएं वैसे थी, जिनमें से एक शाखा जो आकाकस नदी है, आकाकस नदी पार कर ईरान और उसके पश्चात भारत पर इन्होंने फिर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। हूणों का जो भारत में पहला आक्रमण होता है वो गुप्त शासकों के समय में ही होता है। लगभग जब स्कंदगुप्त रहता है तो स्कंदगुप्त के समय में ही हो जाता है। और हूणों का दूसरा जो आक्रमण है वो 5वीं शताब्दी के अंत में होता है। और जो हूणों का नेता रहता है वो तोरमाड़ होता है। पंजाब तथा पश्चिम भारत को वह जीतता हुआ सागर जिले तक पहुँचता है, क्योंकि एरण में उपलब्ध विशालकाय बराह मूर्ति हैं जिस पर तोरमाड़ के शासन के बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलती है। और ध्यान रख ले, नोट डाउन कर लीजिए कि एरण से ही हमें जो है तोरमाड़ के सिक्के भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और तोरमाड़ के पश्चात उसका जो पुत्र है वो कौन आता है, उसका पुत्र आता है मिहिरकुल, उसका पुत्र आता है ना। और मिहिरकुल का साम्राज्य कहाँ से, मैंने बताया कश्मीर से मालवा तक फैला होता है और लगभग 15 वर्षों तक बढ़िया शासन करता है ना। और गोप पर्वत पर यह किसका निर्माण करता है, गोप पर्वत पर यह सूर्य मंदिर का भी क्या कर देता है, निर्माण कर देता है ना। और यशोधर्मन से क्या होता है, पराजित होता है, क्योंकि मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन की प्रशस्ति में लिखा गया है कि राजा मिहिरकुल भी उसके चरणों में सम्मान पहाड़ हो गया था, ऐसा करके एक शब्द लिखा हुआ है। वस्तुतः मिहिरकुल की पराजय ही हुई थी, किंतु उसके राज्य का जो प्रभाव है वह नष्ट नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यशोधर्मन के पश्चात मिहिरकुल फिर से अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा और कई जगहों पर उसने अधिकार किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जानकारी मिली। किंतु समकालिक गुप्त शासक जो था, मैंने बताया कि नरसिंह गुप्त बालादित्य के द्वारा वह क्या हो जाता है, पुनः वह पराजित हो जाता है। यही चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई हैं मैं उसको संक्षेप में एक बार बता दिया हूँ। और मिहिरकुल के बाद हूणों का कोई योग्य नेता नहीं होता है और फिर धीरे धीरे हूणों का साम्राज्य नष्ट हो जाता है। और जो इसकी मृत्यु है, तो मृत्यु कहाँ होती है मिहिरकुल की, तो मृत्यु होती है कश्मीर में। कहाँ होती है, कश्मीर में। तो ये रही यहाँ तक की चीज़ें, यहाँ तक की बातें। तो आज की क्लास में हमने गुप्त वंश और हमने अच्छे से हूण शासकों के बारे में और जो छोटे छोटे मगध वंश हैं उनके बारे में मैंने बातें की। तो वहाँ के बारे में स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण फिर भी मैंने धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास किया है। तो चलिए, आई होप आप चीज़ों को समझेंगे और इसको वीडियो को 1 से 2 बार बढ़िया से देखिए, रिवाइज करिए चीज़ों को और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। तो इस परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह चैनल समझ में आ रहा हो तो GS विद श्याम चैनल को आप लोग खूब सारा प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को साझा करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, खूब पढ़िए।